नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर तीसरे दिन भी घमासान जारी रहा। संसदीय दल का नेता बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे पशुपति पारस का एलजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर पलटवार किया। पशुपति पारस गुट कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता बनने के बाद पशुपति पारस पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस का जबरदस्त स्वागत किया। ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद सैकड़ों एलजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर अपने नेता का स्वागत किया। पशुपति पारस एयरपोर्ट से सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से ही काफी संख्या में एलजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना प्रदेश कार्यालय की से तस्वीर है कि किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी तेज बारिश हो रही है। और इस बारिश में देखिए पशुपतिनाथ पारस यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके स्वागत में सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पशुपतिनाथ पारस पहुँचे हैं। देखिए उनका स्वागत हो रहा है। गुरुवार को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव है। पशुपति पारस ने दावा किया कि 6 में से 5 सांसद तो मेरे साथ हैं ही, 99% वर्कर भी साथ हैं। हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक पद है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। नेशनल एग्जीक्यूटिव के जितने भी सदस्य हमारे हैं, कल तो सूरजभान सिंह जी के घर पर कंकड़बाग में चुनाव होगा। उसमें जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे वो सम्मान होगा। पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी एकजुट है और एकजुट रहेगा। अपनी बात रखने के लिए चिराग पासवान भी मीडिया के सामने आए। चिराग पासवान ने दावा किया कि वो अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। लड़ाई लंबी है, कई बार हम लोग की ऐसी मुलाकातें होंगी। लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट की तरफ से वार पलटवार जारी है। फिलहाल चाचा की चाल से भतीजा पूरी तरह चित्त है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मैंने पार्टी को डूबने से बचाया है। पशुपति ने बिना नाम लिए सौरभ पांडे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने जिस आदर्श के साथ पार्टी का गठन किया, चिराग ने उसे खत्म कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये कल की बैठक में तय होगा। आज बहुत दिनों के बाद देखने को मिला, इसलिए मैं बहुत अपने कार्यकर्ताओं को तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बधाई देता हूँ। इस लोकप्रियता में भतीजा क्यों पीछे रह गए? अब ये तो भतीजा से पूछिएगा, उस पर तो मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। भतीजा क्या करेंगे तो भतीजा की बात है। चिराग पासवान कई आरोप लगा रहे हैं आप पर। अब आरोप लगा रहे, बेटा भतीजा के काम है, चाचा के बाप पर आरोप लगाता है, लेकिन आरोप पर कितनी सत्यता है, कितना सही है। तो एलजेपी में कल नए अध्यक्ष पर फैसला होगा। कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह को चुनाव की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। कल सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 11 बजे ही सांसद पशुपति पारस अपना नामांकन करेंगे। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे 3 बजे सामने आएंगे, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया पार्टी कार्यालय में नहीं बल्कि सूरजभान सिंह के कंकड़बाग टीवी टावर स्थित उनके निजी आवास पर होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग को हम सौंपेंगे कि ये हमारे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कार्य समिति का में जो बहुमत है और जो संख्या है, संख्या बल है, वह हमारे पक्ष में है। वह भारतीय चुनाव आयोग को हम लोग सौंप। एलजेपी में टूट पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। जेडीयू ने टूट के लिए सीधे चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहराया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में जो किया उसी वजह से यह सब हुआ। वहीं आरजेडी ने जेडीयू पर एलजेपी को तोड़ने का आरोप लगाया है। चिराग पासवान जी, आपके घर में आग लग गई ललटेन के चिराग की रोशनी से, जिसके साथ आपका समझौता अपरोक्ष रूप से था विगत विधानसभा चुनाव में। तो आपकी पार्टी के माननीय सांसदों ने अलग होने का जो फैसला लिया, उसमें आप खुद कारक हैं। श्री चिराग पासवान जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे खेल में जेडीयू का हाथ है। जेडीयू पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। दलित विरोधी चेहरा
उजागर हो गया है। तो सियासी बयानबाजी एलजेपी में टूट पर लगातार जारी है। विपक्ष जेडीयू को जिम्मेदार ठहरा रहा है। खुद चिराग पासवान ने आज कहा कि जेडीयू जिम्मेदार है, लेकिन आरजेडी ने भी पलटवार किया है और अब जेडीयू ने कहा कि इसके लिए खुद चिराग पासवान जिम्मेदार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान मचा हुआ है। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान आमने सामने हैं। एलजेपी परिवार और पार्टी में मचे बवाल की वजह परिवार के बाहर के एक व्यक्ति को बताया जा रहा है। किस पर है आरोप, देख लीजिए। कहा जाता है कि घर को आग लगी घर के चिराग से, लेकिन लोजपा में लगी आग का आरोप एक बाहरी शख्स पर है। नाम है सौरभ पांडे। तो एक व्यक्ति के चलते समझ रहे हैं पूरा दल टूटा हुआ है, सारे कार्यकर्ता लोग नाराज थे एक व्यक्ति के चलते। आप ऐसे व्यक्ति क्यों अपने साथ रखे हैं जिसके चलते घर से लेकर बाहर सभी लोग परेशान। पशुपति पारस गुट के लोगों का आरोप है कि यूपी के रहने वाले सौरभ पांडे ने ही चिराग पासवान को मिसगाइड किया और पार्टी और परिवार से चिराग की दूरियां बढ़ा दी। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी मणिशंकर पांडे के पुत्र सौरभ पांडे के बारे में कहा जाता है कि मुंबई में इनकी मुलाकात चिराग पासवान से हुई। बहुत जल्द सौरभ ने चिराग से नजदीकी बढ़ा ली और एलजेपी में अपनी पकड़ मजबूत करते गए। पशुपति पारस गुट ने सौरभ पर एलजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के साथ साथ चुनावों में टिकट बेचने का भी आरोप लगाया है। क्या जानता हो ना, भूगोल जानता हो ना, विधानसभा का खांचा जानता हो, उस व्यक्ति के माध्यम से तय करना स्टार्ट किए। चुनाव में टिकट बंटवारा के लिए कहीं भी संसदीय दल का बैठक नहीं हुआ, ना संसदीय बोर्ड का बैठक हुआ, न राज्य का न केंद्र का। टोटल का टोटल ये लोग पैसे के बल पर टिकट बेच दिए। मेरे पास प्रमाण है। आरोप है कि सौरभ ने चिराग से अपनी नजदीकी का फायदा उठाते हुए अपने पिता को यूपी एलजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तो बनवाया ही, पार्टी पर यह दबाव भी बनाया कि बलिया और देवरिया की सीट बीजेपी से मांगी जाए। एलजेपी सांसद चंदन सिंह ने 2020 में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने के पीछे भी सौरभ पांडे की सोच को ही जिम्मेदार ठहराया। तो आम कार्यकर्ता को प्रॉब्लम है और चिराग जी उनका बात सुनते हैं, चिराग जी उनका बात सुनते थे, जिसके चलते बिहार विधानसभा में आप लोगों ने देखा अकेले चुनाव लड़ने का काम किया, उससे पार्टी को क्या फायदा हुआ। अब पारस गुट के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो चिराग पासवान ही बता सकते हैं, लेकिन अगर सच में इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे सौरभ हैं, तो ये कहा जा सकता है कि सौरभ की वजह से पार्टी और परिवार में चिराग की चमक कमजोर पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। गंडक में उफान से बेतिया और बगहा के कई इलाकों में पानी भर गया है। नेपाल में लगातार बारिश से गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं और प्रशासन अलर्ट है। गंडक नदी का ये उफान बिहार को डरा रहा है। नदी की उफनती ये धारा बता रही है कि इस बार भी बिहार को सैलाब का सितम झेलना ही पड़ेगा। गंडक का जलस्तर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है नेपाल की नारायणी नदी। सामने से जो नदी आ रही है वो नारायणी नदी है। यही नदी नेपाल से होते हुए पहुंचती है गंडक बराज तक और धीरे धीरे नारायणी नदी ही गंडक बराज आती है और यहाँ से फिर गंडक नदी बनकर आगे बढ़ती है। तो हम सामने का इलाका दिखाना चाहते हैं कि नारायणी नदी है और लगातार इस देख रहे हैं पिछले 3 दिनों की बात करें तो इसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। प्रशासन बांधों और तटबंधों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि जून में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे 8 गुना ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। खतरे को देखते हुए कल सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग भी की थी, जिसमें तैयारियों को और पुख्ता करने के निर्देश दिए गए थे। कल शाम में मुख्यमंत्री जी ने भी गंडक में जो हालात हुए हैं, जितना बारिश नेपाल के कैचमेंट में
और जो इंडियन कंट्री साइड में हुआ है उस पर उन्होंने डिटेल्ड इसका मीटिंग किया और जो तीनों जिला मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज के डीएम भी जुड़े हुए थे, हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग थे, आपदा के लोग थे और एक एक चीज़ का डायरेक्शन उन्होंने दिया है और हम लोग पूरी तरह अलर्ट है, डिपार्टमेंट पूरी तरह अलर्ट है। बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है, लेकिन इस बार सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वहीं पश्चिम चंपारण में बाढ़ के बीच ही शादी ब्याह भी जारी है। पश्चिम चंपारण से नाव पर बारात की तस्वीरें सामने आई हैं। जब पूरा इलाका पानी में डूब गया तो नाव पर ही बारात निकली और 10 किलोमीटर का सफर तय कर दुल्हन के घर पहुंची। दरअसल सिकरहना नदी की धार से नरकटियागंज लौलिया रोड पर डायवर्जन बह गया, लेकिन शादी की पूरी तैयारी थी तो बारात भी जानी थी। ऐसे में 4 नाव का इंतजाम किया गया और दूल्हे के साथ बाराती भी नाव पर सवार हो गए और बारात दुल्हन के घर पहुंची। पूर्णिया में चोरी के आरोप में एक युवक को बांधकर पीटा गया। पीड़ित का नाम निशु यादव है, जिसकी बाइक चोरी के आरोप में पिटाई की गई। बाद में पुलिस ने उसे भीड़ से बचाया। थाना प्रभारी ने बताया कि निशु की पुलिस को पहले से ही तलाश थी। रेलवे कर्मियों की सजगता से कटिहार मालदा रेल रूट पर एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक सिरफिरे युवक को भी हिरासत में लिया है। आरोपी शख्स आधार कार्ड नहीं बनने से परेशान था और इसी बात को लेकर उसने रेलवे को नुकसान पहुंचाने के लिए बीएड कॉलेज बैगना के पास रेल ट्रैक को काटने का प्रयास किया और करीब 50 ARC पैनल क्लिप को भी खोल दिया था। हैरानी की बात यह है कि पूछताछ में उसने सारी बातें स्वीकार कर ली। और क्या नाम है, बैंक में मैंने आधार कार्ड अप्लाई करवाया, मैं कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो रेल गवर्नमेंट अलग है ना, रेल गवर्नमेंट अलग है। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? नाम मधेपुरा है। सही का पटरी काट रहे थे आप। अभी ट्रेन एक्सीडेंट अगर होता है तो कितना आदमी का जान जा सकता है, पता है आपको? तो हमको पता है। आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरह से जो आरी पत्ती ब्लेड है उसके सहारे से ट्रैक को काटा जा रहा था। जो टेक्निकल लोग हैं वो बताते हैं अगर ये ट्रैक को काट दिया जाता तो हो सकता था कि बड़ी दुर्घटना। इसके साथ साथ न सिर्फ ट्रैक को काटा गया था बल्कि ये जो रेलवे के भाषा में जलेबी बोला जाता है, इसको भी खोल दिया गया था। 50 की संख्या में इस तरह के जलेबी को खोल दिया गया था और कहीं ना कहीं हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा साजिश था। हम सबको तो जानकारी मिला कि 50 ARC खोला हुआ है, उसके बाद रेल ट्रैक को, रनिंग रेल को काट रहा है। अच्छा। तो वो फिर रोका गया, हमारा स्टाफ आया तो रोका गया इसको। वहाँ से फोन किया तो हम दौड़े आए तो देखें कि 100 ब्लेड से काट रहा। हम उसको पकड़े, बोले काहे काट रहा था, हम स्टाफ हैं ऐसे हैं। हम बोले कहाँ का स्टाफ है, तुम भागो जल्दी। तो 2-3 आदमी ये किए, 106 ने मारा पीटी जैसा जो है ना पूरा बर्ताव किया। ये ट्रैक को अलग कर दिया जाता तो ये कटिहार मालदा रेलखंड के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता था और एक बड़ा दुर्घटना हो सकता था। फिलहाल रेल प्रशासन के सजगता से ये हादसा टल गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बक्सर में जाली नोट के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। छापेमारी में 3,12,000 के जाली नोट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 65,000 के अर्धनिर्मित जाली नोट भी मिले हैं। पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में छापेमारी की, जहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां 100, 200 और 500 के जाली नोट बरामद किए गए हैं। अभी तक जो हम लोगों का जो जब्त हुआ है सामान, एक प्रिंटर है, लैपटॉप है और एक पंचिंग मशीन जिसमें महात्मा गांधी का जो एम्ब्लम आता है वो है, साथ ही साथ पेपर है और ढेर सारे जो है कि ATM कार्ड भी बरामद किए गए। पंचिंग मशीन है, इसी से जो है काटते हैं ये। और ये जो है सारे जो है कि अर्धनिर्मित जो है इनके पैसे हैं। एक पुराने जो 100 के नोट थे उनका भी ये निर्माण करते थे। कागज टोटल आपको बताया ना कि टोटल जो है कि हमारे पास एक नोट का बताना मुश्किल है। टोटल जो है कि जो निर्मित है वो 3,12,000 के आसपास है और जो अर्धनिर्मित जिसको हम लोग कर रहे हैं, इसको अर्धनिर्मित कर रहे हैं, वो करीब जो है कि 65,600 के आसपास है। समस्तीपुर पुलिस ने हत्या और लूट के खुलासे का दावा किया है। साथ ही 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 कट्टे और कारतूस के साथ लूटे गए रुपए में से 20,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं।
7 जून को अपराधियों ने सीएसपी संचालक और पूर्व सांसद अश्वमेध देवी के भाई की हत्या कर 3,60,000 रुपए लूट लिए थे। में शामिल दुर्घटना स्थल पर थे। दीपक झा और राहुल कुमार दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही जो मृतक का जो पिट्ठू बैग था जिसमें उसका रुपये और पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह थे, कुछ रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही मृतक के जो अन्य सामान थे वे बरामद हुए हैं। मुंबई से सटे नाला सोपारा पुलिस ने बिहार के घोड़ासन गैंग के 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। गिरोह के लोग दुकानों के शटर तोड़कर चोरी करते थे। सभी आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि यह गैंग पुलिस थानों, चौकी और कंट्रोल रूम के पास चोरी की वारदात को अंजाम देता था और फिर नेपाल भाग जाता था। इस गिरोह को मोतिहारी के घोड़ासन गांव से ऑपरेट किया जाता था। पकड़े गए अपराधियों के पास से 70,000 नकद और चोरी के कई सामान बरामद किए गए हैं। बिहार के 59 जेलों में क्षमता से 21% अधिक कैदी बंद हैं। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए देश भर की जेलों से कैदियों की संख्या कम करने का आदेश दिया था। अब राज्य का गृह विभाग इस आदेश को तामील करने की कोशिश में जुट गया है। कैदियों की 6 माह तक की सजा होगी माफ। बिहार की जेलों से रिहा होंगे बहुत सारे कैदी। बिहार जेल प्रशासन ने इस बात की कवायद शुरू कर दी है कि जिन कैदियों की सजा पूरी होने के कगार पर है उन्हें जल्दी रिहा कर दिया जाए। फैसले की वजह है जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। यह निर्णय कमेटी की तरफ से रिकमेंड किया गया है कि बिहार में जो कैदी विचाराधीन जेलों में बंद हैं उनको बेल देने की कार्रवाई त्वरित गति से की जाए। अगर उनको सामान्य प्रक्रिया के तहत बेल दिया जाता है तो जो कैदियों की क्षमता है और जो कैदियों की संख्या है उसमें समानुपात उसको किया जा सकता है और वो जो अतिरिक्त कैदी जेलों में बंद हैं वो बाहर चले जाएंगे। दरअसल राज्य की 59 जेलों में क्षमता से 21% अधिक कैदी बंद हैं। गृह विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 59 जेलों में 46,619 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन आज की तारीख में इन जेलों में करीब 56,424 कैदी बंद हैं। जिन जेलों में क्षमता से बहुत ज्यादा कैदी हैं, उनमें शामिल है पटना का बेऊर जेल, जहां क्षमता 2,360 की है, लेकिन बंद हैं 4,233 कैदी। सब जेल बाढ़ की क्षमता 173 कैदियों को रखने की है, लेकिन बंद हैं 401 कैदी। कुछ ऐसा ही हाल जिला जेल हाजीपुर का भी है, जहां 1,141 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन रखे गए हैं 1,815 कैदी। जिला जेल सीतामढ़ी की हाल तो और ज्यादा खराब है। यहां 380 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन बंद हैं 925 कैदी। कुछ ऐसा ही हाल जिला जेल मधेपुरा और जिला जेल औरंगाबाद का भी है। कई जेलों की स्थिति तो ऐसी है कि वहां पुरुषों के अलावा महिला कैदियों की संख्या भी क्षमता से अधिक है। देश भर में जेलों की इस तरह की दुर्दशा देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया था कि जेलों से कैदियों की संख्या कम की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले हफ्ते बालसा कमेटी की बैठक हुई और एक प्रस्ताव बनाकर राज्य के गृह विभाग को भेज दिया गया। सरकार की सहमति के बाद फैसले को अमली जामा पहना दिया जाएगा। तो जिन लोग की जमानत हो चुकी है और जमानतदार नहीं मिलने की वजह से जेल से बाहर आने में दिक्कत है, तो पैनल लॉयर की मदद से हम लोग माननीय न्यायालय को ये सूचित कर रहे हैं कि इनके साथ ये समस्या है और माननीय न्यायालय की अनुमति मिलने पर उनका अगर जमानत पत्र हमें प्राप्त हो जाता है तो हम लोग उनको जेल से रिहा करेंगे। हालांकि केंद्रीय एजेंसी से जुड़े आतंकवाद के मामले, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, महिला और बाल अपराध, आर्म एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक धोखाधड़ी, एसिड अटैक केस के साथ डाटा, कोटा, यूएसपीए और पॉक्सो एक्ट जैसे विशेष कानून के तहत गिरफ्तारी या सजायाफ्ता कैदियों को इस छूट के दायरे से बाहर रखा गया है। निश्चित रूप से एक बेहतर स्टेप है, क्योंकि जो भी अंडर ट्रायल कैदी हैं, ट्रायल नहीं हो रहा है उसके लिए उनका कोई कसूर नहीं है, और ट्रायल होने पे छोटे अपराध में इसमें एक चीज देखना है कि अपराध की प्रकृति भी देखना है और उनके ऑफेंस में मतलब क्या क्या शामिल है, वो किस हद तक शामिल है। जेल विभाग ने कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन देखना यह होगा कि
कब तक इन जेलों में कैदियों का बोझ कम हो पाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में एफसीआई और रेलवे की लापरवाही की खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी, जिस पर एफसीआई की ओर से सफाई दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के प्रत्येक बोगी में 15 से 25 बोरी अनाज के भींगे हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में तय मानक का उपयोग नहीं किया गया।